हेलो एवरीवन, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस दीवाने शॉर्ट्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा सभी लोग बढ़िया होंगे भाई, सभी की अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 12th का कोर्स हो गया है समाप्त। ठीक है, लगभग समाप्त हो गया पूरा लगभग। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनवरी से हम क्या करने वाले हैं, लगातार प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसी प्रैक्टिस के सेक्शन के क्रम में थोड़ा सा चार चार लगाने के लिए अपन क्या लेके आए हैं, विविध प्रश्नावली के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं और सामने भी देख सकते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D ज्योमेट्री। कुछ दिनों ही पहले हमने इस चैप्टर को पूरा खत्म किया था एकदम कंप्रेहेंसिवली। और आज हम इसके देखने वाले हैं विविध क्वेश्चन यानी मिसलेनियस चैप्टर, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सारी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है आपने कैसे कैसे मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, जो हमारी जो ये वीडियो है इसका उद्देश्य है आपको अपना नॉलेज चेक करना है कि आपको विविध प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो जब भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा तो आपने करना क्या है, वीडियो को करना है पॉज, देखना है कि आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए हमेशा। ठीक है, नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आपने चेक करना है कि आपको आता है कि नहीं। और ऐसा नहीं कि मुझे आता है भाई, हाँ दिक्कत यही होती है कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं हाँ आता है छोड़ो इसको कर लूंगा। कॉपी पेन लेके पूरा करिए, उसको पूरा करिए तो अच्छा सा कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ठीक है, तो यही क्रम आपसे मैं चाह रहा हूँ कि आपने ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपने पॉज करना है, करने का प्रयास करना है, जितना आपसे बन सके उतना आप करिए। नहीं आ रहा होगा तो मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय नहीं गवाते। ओके, उन संख्याओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात इंग्लिश में बोला जाए तो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज इस प्रकार से हैं। ठीक है, दो रेखाएं हैं, एक रेखा के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। तो अगर आपके पास दो रेखाओं के डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक् अनुपात दिए हो तो उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं भाई? फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं है तो महाभारत। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख देता हूं फटाफट से। दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वो है कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये साथ में एक और अंडर रूट आता है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये A1 B1 C1 क्या है? असल में ये है दिक् अनुपात दोनों रेखाओं के। तो जो पहली रेखा है ना, इसके जो दिक् अनुपात है इसको हम A1 B1 और C1 बोलते हैं, और जो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात है उनको हम A2 B2 C2 बोलते हैं। इसका मतलब ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो इसका कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया होगा कि भाई A1 A2 B1 B2 C1 C2 आखिर है क्या। तो ये कुछ नहीं है, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात, क्योंकि दो रेखाएं हैं तो इसलिए A1 A2 करके कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, उठा देते हैं इसको थोड़ा। ओके, तो बस वैल्यूज तो रखनी है आपने, इसको बस यहाँ पे वैल्यूज रखिए और सॉल्व कर लीजिए, बात खत्म, एंगल निकल जाएगा। तो करते हैं भाई इसको सॉल्व। यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ कि ये हमारा A1 का मान है, ये हमारा B1 का मान है, ये हमारा C1 का मान है। ठीक है, ये जो पूरा है B माइनस सी ये A2 है, ये पूरा C माइनस ए हमारा B2 है, और ये A माइनस बी पूरा क्या है C2। ठीक है, बच्चे इसमें गड़बड़ इसलिए करते हैं कि वैल्यूज में C1 की जगह C2 उठपटांग रख देते हैं। तो भाई वैल्यू रख दो भाई सीधा, कॉस थीटा बराबर A1 A2 यानी A1 है A और A2 है B माइनस सी, तो A मल्टीप्लाई B माइनस सी, क्लियर, प्लस B1 B2, B1 है B C और B2 है C माइनस ए, B मल्टीप्लाई C माइनस ए, प्लस C1 C2, C1 कितना है भाई? C1 तो C ही है और C2 है A माइनस बी अपॉन अंडर रूट A1 A1 B1 B1 C1 का स्क्वायर, इन तीनों A1 B1 C1 A B C ही है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर अंडर रूट A2 B2 C2, A2 है B माइनस सी यानी B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो भाई थोड़ा बहुत, ऊपर की साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये ए की मल्टीप्लाई बी से भी होगी सी से भी होगी, यानी ए बी भी हो जाएगा और ये ए सी हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी। देन बी की मल्टीप्लाई दोनों से होगी बी सी मल्टीप्लाई ए बी, देन सी की मल्टीप्लाई दोनों से सी ए और सी बी, सी ए और माइनस का बी सी बोलो या सी बी बोलो एक ही बात है, अपॉन में
अपॉन में पूरा दोबारा से आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर की साइड अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, जैसे ए बी प्लस का है, ए बी माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। बी सी प्लस का है, बी सी माइनस का है, कट जाएगा। सी ए प्लस का है, ए सी माइनस का है, कट जाएगा। सी ए और ए सी एक ही चीज है। ठीक है, ऐसा मत सोचना अलग अलग है, एक ही है। अपोजिट साइन थे जिन जिन के काट चुका हूं, ध्यान से देखोगे तो ऊपर कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया ऊपर मत, इसलिए इसके लिए आपके दिमाग में थोड़ा सा आपके डाउट आया होगा कि भाई गुरुजी इसको क्यों नहीं खोल रहे हैं। ए बी बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोल लो ना, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर तो जीरो है, अब नीचे चाहे कुछ भी हो, कितना ही बड़ा राक्षस हो नीचे, अब ऊपर जीरो है तो पूरा ही जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब ये पूरा ही जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर सब कुछ कट चुका है। और कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, जीरो। ऊपर देखो जीरो आएगा ना, ऊपर काट पीट के कितना आएगा, जीरो। और जीरो बटे कुछ भी होता है जीरो ही होता है, यानी कॉस थीटा बराबर जीरो। अब आपको ये सोचना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, कौन से एंगल की वैल्यू जीरो होती है कॉस में, बताइए। कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पे जीरो होती है, तो कॉस थीटा बराबर, याद होगा आपको, कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो ये कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू, कॉस से कॉस छुपा दोगे तो थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर कितना आएगा भाई, थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया भाई। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री से मेरा मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंबवत है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ऐसे भी किसी भी रेखा के बीच का, कोई भी दो रेखाओं के बीच का हम कोण निकाल सकते हैं अगर हमें उसके क्या दे रखे हो, दिक् अनुपात, बोले तो डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हों। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, एक्स अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना आपने कैसा बनेगा। ठीक है, कोई बिंदु है, कोई बिंदु x1 y1 z1, ये कोई बिंदु है, हवा में मौजूद कोई बिंदु है। इस बिंदु से होते हुए एक रेखा जा रही है, इस बिंदु से होते हुए एक रेखा जा रही है। और वो रेखा, एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी है उस रेखा की कि वो एक्स अक्ष के समांतर भी है। भाई आपको पता है एक्स अक्ष ये होता है और एक्स अक्ष के समांतर ऐसे कोई रेखा जा रही होगी। ठीक है, ये हमारा वाई भी होता है, वाई एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये कोई रेखा है जो क्या हो रही है, एक्स एक्स के समांतर जा रही है, और एक्स एक्स के समांतर जा रही है और साथ में यहाँ पे एक बिंदु भी है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे इसका पहले चित्र बना देता हूँ, ध्यान से देखिए इसका चित्र, ध्यान से देखेंगे सभी के सभी। ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, वाई और एक्स। ठीक है, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 होते हैं भाई। ठीक है, जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक रेखा ऐसी है जो मूल बिंदु से भी जाती है और एक्स एक्स के समांतर भी है, तो बताओ वो रेखा कैसी होगी भाई। ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाती है और एक्स अक्ष के समांतर है। अब मैं बताता हूं कि मैं इस रेखा को मूल बिंदु से ले गया, क्या ये रेखा एक्स के समांतर है क्या, नहीं। एक ये रेखा भी मूल बिंदु से होकर जा रही है, क्या ये एक्स अक्ष के समांतर है क्या भाई, नहीं। एक ये रेखा भी मूल बिंदु से जा रही है, क्या ये एक्स अक्ष के समांतर है, नहीं। तो भाई मूल बिंदु से जाने वाली और एक्स अक्ष के समांतर रेखा आखिर दिखेगी कैसे, कैसी होगी वो दिखने में, वो असल में एक्स अक्ष ही होगा। वो असल में क्या होगा, एक्स अक्ष ही होगा वो असल में। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से जा रही हो और एक्स अक्ष के समांतर हो तो वो असल में कुछ और नहीं होता, वो एक्स अक्ष ही होता है। तो ये पलटी मार गया क्वेश्चन भाई, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं है, एक्स अक्ष का ही समीकरण याद करना है। ठीक है, लेकिन क्या है, मूल बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, तो भाई देख लो भाई क्या हो रहा है हिसाब किताब। ओके, तो भाई अगर आपके पास कोई बिंदु दे रखा हो, बिंदु से गुजरने वाली, कोई बिंदु दे रखा हो, इस क्वेश्चन में ये जो बिंदु है क्या है, 0 0 0, यही है तो मूल बिंदु, क्योंकि जो रेखा मूल बिंदु से जा रही है वही है ये। कोई भी बिंदु से जाने वाली रेखा का अगर आपको समीकरण ज्ञात करना हो, बिंदु से गुजरने वाली, गुजरने वाली
रेखा का समीकरण, एक फॉर्मूला होता है बड़ा प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, x माइनस एक्स वन अपॉन में a इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में b इक्वल्स टू c माइनस सी वन अपॉन में c, सॉरी c माइनस सी वन लिख दिया, z माइनस जेड वन अपॉन में c। ठीक है, x1 y1 z1 तो आपको मैंने बता दिया, ये x1 y1 z1 असल में वो बिंदु है जिससे वो रेखा जा रही है गुजर के। तो x1 y1 z1 0 0 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मूल बिंदु से गुजर के जा रही है। तो x1 y1 z1 कितना है भाई, मूल बिंदु है। मैं किनारे पे यहाँ पे लिख देता हूं, x1 भी 0, y1 भी 0 और z1 भी 0, क्योंकि वो मूल बिंदु से होकर जा रही है। यही है हमारा x1 y1 z1। ठीक है, सवाल है कि ए बी सी आखिर क्या है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास कोई बिंदु से गुजरने वाली रेखा निकालनी हो और जिस रेखा के वो समांतर है। ये जो रेखा हमारी जा रही है जो असल में एक्स अक्ष ही है, वो किस रेखा या किस चीज के समांतर है। आप बोलोगे कि ये जो रेखा इसने बोली है वो एक्स अक्ष के समांतर है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के दिक् अनुपात हैं ये, एक्स अक्ष के दिक् अनुपात हैं क्या चीज, ए बी सी। और एक्स अक्ष के दिक् अनुपात क्या होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, एक्स अक्ष के दिक् अनुपात क्या होते हैं भाई, ये होते हैं 1 0 0, सिंपल 1 0 0। मैं सारे बता देता हूं। अगर यहाँ पे होगा वाई अक्ष, तो वाई अक्ष में, क्योंकि आपको पता है ए बी सी का मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है एक्स अक्ष से दूरी, बी मतलब होता है वाई अक्ष से दूरी है, सी मतलब होता है 0। अब क्योंकि वो एक्स अक्ष पे ही चिपकी हुई है वो लाइन, तो बी और सी तो ऑब्वियसली 0 ही होंगे, क्योंकि उसकी जो दूरी है ना तो एक्स अक्ष वाई से है ना तो जेड से है, तो सीधा इसी की वैल्यू होती है ए। ठीक है, और ये 1 आया क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जो दिक अनुपात निकालते हैं, या मैं बोलूं दिक कोसाइन निकालते हैं, तो उसके लिए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा, याद है, कॉस अल्फा कॉस बीटा देन कॉस गामा। ठीक है, तो क्योंकि एक्स अक्ष से ही कितने का एंगल बनाएगा, जो ये रेखा है एक्स अक्ष वाली, एक्स अक्ष से कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, 0 डिग्री का, क्योंकि एक्स अक्ष से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा 0 डिग्री का एंगल। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसीलिए ऊपर वाला 1 है, यानी पहला वाला दिक कोसाइन 1 है, तो दिक अनुपात भी 1 है। लेकिन एक्स अक्ष वाई अक्ष से कितने का एंगल बनाता है, 90 का, तो दूसरा वाला cos 90 वैल्यू कितनी होती है, 0। और एक्स अक्ष सॉरी जेड एक्स से कितने का एंगल बनाता है, 90 का, इसलिए मतलब तीसरा वाला भी cos 90 होगा, 0 होगा। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि ऐसी रेखा जो एक्स अक्ष के समांतर है उसका कितना का एंगल बनेगा, सॉरी दिक अनुपात क्या होंगे उसके, 1 0 0। अगर कोई बोले आपसे कि y अक्ष के समांतर रेखा के दिक् अनुपात कितने होंगे, तो आप बोलोगे 0 1 0, क्योंकि अब b वाला 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अगर आपसे कोई बोले कि z अक्ष के समांतर है, तो 0 0 और बाद में जो z होता है जिसको c रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो 0 0 1 हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है, बेहद ईजी है। ओके, और कहाँ से निकला है, कहाँ से डिराइव होती है वैल्यू, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वाला हिसाब किताब चला है, और एक्स अक्ष खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो कॉस अल्फा यानी cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, इसलिए स्टार्टिंग वाला 1 है, बाकी सारे 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित रेखा, ये जो रेखा है, बाकी सारे दोनों एक्सिस, बाकी सारे कौन से, वाई और जेड, उनके साथ 90 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये हमारे दिक् अनुपात है। असल में ये क्या चीज़ है, ये ए बी सी की वैल्यू है भाई, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, x1 y1 z1 भी 0 है, ए बी सी में a की वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 है, तो यहाँ पे कर दो भाई समीकरण की इक्वेशन, x माइनस x1 की वैल्यू 0 अपॉन में a की वैल्यू 1 इक्वल टू में y माइनस y1 की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू 0 इक्वल टू z माइनस z1 भी 0, क्योंकि मूल बिंदु से गुजर रही है भाई, और नीचे भी 0। तो यानी ये 0 0 हटा दो सब, तो हमारा जो समीकरण बनेगी वो बनेगी x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन 0 इक्वल टू z अपॉन 0। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है भाई, ये आपके समीकरण है। ऐसी ये वो उस रेखा की समीकरण है, ये उस रेखा की समीकरण है, ये उस रेखा की समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, इसलिए मैंने x1 y1 z1 की जगह 0 0 0 रखा है। इन x y की इस x इस y इस z की जगह कुछ नहीं रखा जाता, इनकी जगह भी अगर रख दोगे तो एक नंबर बन जाएगा। हमें तो ऐसी इक्वेशन चाहिए जो x y z में रहे,
तो इसीलिए एक्स वाई जेड की जगह नहीं रखा जाता है, x1 y1 z1 की जगह रखा जाता है, इसलिए हमने x1 y1 z1 की जगह ही 0,0 रखा है, क्योंकि जो रेखा है वो मूल बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं x1 अपॉन 2 रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, आपको परस्पर लंब हों, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का मान के चलो कि आपके पास आ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भाई स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। जब प्रश्नावली चल रही थी तो हमने उस टाइम भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन किया था, यानी 11.2 आई थिंक 11.2 में इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन उन्होंने एक विविध में भी दे दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने दोनों तरफ दिया। ये क्वेश्चन तो आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, और बहुत ईजी है, अगर आपको कंडीशन याद है तो हो जाएगा आसानी से। असल में इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है एंगल का ही लगता है, जो मैंने अभी बात करी थी आपसे, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भाई याद रखना है आपने। 2 रेखाओं के बीच का अगर आपको एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अब अगर दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हों, तो सोचिए भाई, अगर दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हों तो उनके बीच का एंगल कितना, 90। 2 रेखाएं अगर लंब हो तो उनके बीच का एंगल 90 होता है। तो इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में अगर 90 का एंगल हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है cos 90 की वैल्यू। इसका मतलब ये पार्ट पूरा कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये नीचे जो अंडर रूट वाला पार्ट है ये उधर जाके पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। समझ में आ रहा है? यानी अगर कोई भी 2 रेखाएं आपस में लंब हों, परपेंडिकुलर हों, तो उनके बीच का एंगल 90 होगा। 90 की वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर रखूं, इस फॉर्मूले से हम दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालते हैं, तो थीटा की जगह 90 अगर पुट कर दिया तो 90 रखने से cos 90 हो जाएगा 0। ये नीचे वाला जो अंश, सॉरी हर वाला जो डिनोमीटर वाला पार्ट है उधर जाके मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल ऊपर वाला, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से जो समरी, मतलब जितने भी ये मैंने भाषण दिया है, जो कथा सुनाई है, इसका जो सार है, जो समरी है, वो है ये कि जब भी 2 रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हों, यदि 2 रेखाएं लंब हों, तो आपने ऐसा लिखना है, यदि 2 रेखाएं लंब हों, 2 रेखाएं परपेंडिकुलर हों, लंब हों, आपस में क्या हो, परस्पर लंब हों, तो उनके परस्पर दिक् अनुपातों का गुणा और फिर योग दोनों क्या आता है, 0 के बराबर आता है। और कहां से आता है 0, वो रटने की जरूरत नहीं है, मैंने फॉर्मूला के हिसाब से आपको बता दिया कि क्यों आता है। सही है भाई, ओके। तो आपने ध्यान रखना है इस कंडीशन को, इस कंडीशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। ओके, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है भाई, यह है दिक् अनुपात। यह है a1, यह है b1, यह है c1, यह है a2, यह है b2, यह है c2। बस वैल्यूज आपने पुट करनी है भाई, काम खल्लास। इक्वल टू में 0 रख देना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये a1 है, a1 b1 c1। पेपर में आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है, पेपर में आपने अलग से दिखाना है कि भाई ये a1 है b1, ठीक है, तभी मिलेगा बढ़िया बढ़िया नंबर, a2 b2 और c2। वैल्यूज रख दो यार यहाँ पे बस, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है, -3, a2 की वैल्यू कितनी है, 3k, b1 b2, b1 कितना है 2k, और b2 कितना है भाई 1, c1 कितना है 2, और c2 कितना है -5, और इक्वल टू में 0 रख दो, तभी तो k की वैल्यू आएगी। इक्वल टू में कुछ होना तो चाहिए, और 0 कहाँ से आया है, रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ कहाँ से आया है, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये -9k हो जाएगा, ये +2k हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। -10 को उधर फेंक दो, -9k +2k, ये हो जाएगा उधर जाके +10। 9 में से 2 जाएगा, माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं। 9 में से 2 जाएगा, -7k इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू 10, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आएगी 10 अपॉन -7। 10 अपॉन -7, माइनस ऊपर लग देंगे तो -10/7। ओके, ठीक है। आई होप आप भी साथ में कर रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं तो आपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो शुरू करने से पहले कि ये क्वेश्चंस क्या हैं, आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए हैं कि भाई मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्योंकि विविध प्रश्नावली का मतलब यही है कि आपने पूरी चैप्टर भर में कितना सीखा,
उसको टेस्ट करने का टाइम है, ठीक है। तो पहले वीडियो आपने पॉज करनी है, उसके बाद आपने सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है साइंस दीवाने शॉर्ट, जिस पे आप मुझे अभी देख पा रहे हैं, इसका एक ऑफिशियल ऐप भी आपको मिल जाएगा। साइंस दीवाने ऐप नाम से इसका एक ऑफिशियल ऐप है। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में आप जैसे सर्च मारते हैं कोई ऐप, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसको डाउनलोड करने का एक डायरेक्ट लिंक भी है, ठीक है, डायरेक्ट लिंक भी है जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से आप इसको डायरेक्ट एक डाउनलोड करने का लिंक भी मौजूद है वहाँ पे। नहीं हो तो आपको सीधा प्ले स्टोर में सर्च करने के भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप करोगे क्या, वहाँ से आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वहाँ पे कोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास कोर्सेज बनाए गए हैं, इनको आप डाउनलोड, इनको आप क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी के वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखाओं तक 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 दो रेखाएं दे रखी हैं, किस फॉर्मेट में दे रखी हैं, सदिश रूप में दे रखी है। कौन से फॉर्मेट में दे रखी है, सदिश वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे उन सब में जो समीकरण दी गई थी वो थी कार्तीय रूप में, यानी कार्टिजियन फॉर्म में। जो रेखाएं एक्स वाई में दी गई होती हैं उनको कार्टिजियन फॉर्म यानी कार्तीय समीकरण बोलते हैं, और जो रेखाएं आई जे के में दी गई होती हैं उनको सदिश समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो रेखाओं के समीकरणों के दो रूप होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर भर में बात करी हैं इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत छोटा सा चैप्टर था, एक हफ्ते में आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया था, एक हफ्ते से भी कम समय में, क्योंकि दो ही प्रश्नावलियां थी उसमें बस, ठीक है। ओके, करते हैं भाई इसको सॉल्व। दोनों समीकरणों को एक एक करके लिख दीजिए। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ इसमें कुछ 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 अलग नहीं करना है। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको। एक पहली वाली समीकरण है आर वेक्टर आर, ये है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 2k कैप। यह है समीकरण नंबर 1। और एक है समीकरण नंबर 2, वो है माइनस का 4i कैप प्लस माइनस का k कैप प्लस का म्यू, इसको आप म्यू पढ़ते हो, 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है भाई। ओके, तो न्यूनतम दूरी निकालनी ना हमको। इसमें न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो सूत्र है वो इस प्रकार है। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र है वो इस प्रकार है भाई। चैप्टर 10वां चैप्टर 11वां चैप्टर पूरे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 आपने निकालना है। फिर इसका डॉट निकालना है a2 माइनस a1 से, a2 माइनस a1 से, ठीक है। और नीचे b1 क्रॉस b2 का आपने निकालना है परिमाण यानी मॉड, और इसका भी पूरा मॉड, क्योंकि ये एक दूरी है तो दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी मॉड लगाना है, उसको पॉजिटिव बना देना है। अब सवाल है कि a1 a2 b1 b2 आखिर है क्या, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से। कोई भी जो सदिश समीकरण होती है उसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आगे वाला पार्ट और एक होता है पीछे वाला पार्ट। जो लैम्डा से लगा हुआ पार्ट होता है ना, ये दूसरा वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो पहला वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ए वाला पार्ट, यानी ये जो है ये है a1 और ये है b1, ये है a2, ये है a2, ये है b2, ठीक है। तो इनको एक एक करके यहाँ पे लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, एक एक करके लिख देते हैं, फिर जो जो चीज़ें आपको निकालनी होगी सारी करके निकाल देंगे, ठीक है। a1 कितना है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यह है a1। a2 कितना है, a2 कितना है, a2 है नीचे वाला माइनस का 4i कैप माइनस का k कैप। अब आपने थोड़ा सा नोटिस करा होगा कि ऊपर वाले में आई जे के तीनों है, नीचे वाले में केवल आई और के है। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव इसलिए क्योंकि उसमें जे होगा ही नहीं। जे क्या होगा, जीरो। आई जे के होता क्या है, आई मतलब होता है कि वो जो बिंदु है वो एक्स अक्ष से कितनी दूर है, जे मतलब होता है कि वो बिंदु जे वाई अक्ष से कितना दूर है, और के मतलब होता है वो बिंदु जेड अक्ष से कितना दूर है, ठीक है। तो दूसरी वाले में वो दूर होगा ही नहीं, उसे समझ में आ रहा है, एक्स अक्ष पर ही होगा, सॉरी वाई अक्ष पर ही होगा, समझ में आ रहा है। तो वाई अक्ष से वो कितना दूर होगा, तो वो इसलिए वहाँ पे जे है ही नहीं। आप चाहो तो उसको 0j भी ले सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे करके भी ले सकते हो, ठीक है, माइनस का 4i
प्लस का 0 जे कैप और माइनस का के कैप, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जे है ही नहीं उधर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखो इस फॉर्मूले में आपको जो जो चीज़ें चाहिए ना वो पहले ही से निकाल के, खचड़ पचड़ नहीं करना है, खिचड़ी नहीं पकानी है, थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, एक एक करके सारी चीज़ें आपने लाइन बाय लाइन निकालनी है। तो पहले देखो मैंने यहाँ पे A1 A2 लिख दिया है, तो पहले मैं A2 माइनस A1 निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो A2 माइनस A1 निकालने के लिए आपको A2 में से A1 को माइनस करना है, A2 माइनस A1। वैक्टरों को माइनस कैसे किया जाता है, A2 पहले लिखना है, ठीक है, 0 जे कैप माइनस का के कैप माइनस ऊपर वाला कितना है 6 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। क्लियर, ओके। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का 4 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस माइनस का के कैप, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा भी तो करनी है, तो आई वाले को आई वाले से प्लस या माइनस किया जाता है, जे वाले को जे से, के वाले को के से, ठीक है। तो ये माइनस का 4 आई, ये माइनस का 6 आई, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 आई, माइनस का 10 आई। इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, ये जीरो इस दो के साथ जुड़ेगा भी तो कुछ करेगा नहीं, माइनस का 2 जे कैप, और ये के और वो भी के, दोनों के दोनों माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 के। ये अपनी वैल्यू आ गई है A2 माइनस A1 की, वेक्टर A2 माइनस A1 की कितना है माइनस का 10 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है भाई। ओके, तो ये अपनी A2 माइनस A1 आ गया है, A2 माइनस A1 आ गया है। इसके बाद आपको B1 क्रॉस B2 भी निकालना है, फिर उसका परिमाण भी निकालना है। क्रॉस निकालना थोड़ा लंबा मेथड होता है, मतलब लंबा तो नहीं है, छोटा सा ही है। अब B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2 यहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे बढ़िया जगह है, ठीक है। B1 क्रॉस B2, याद होगा आपको दो सदिशों का क्रॉस कैसे निकाला जाता है, उनका सारणिक का इस्तेमाल करके निकाला जाता है, ठीक है। सॉरी, सारणिकों का इस्तेमाल यानी सारणिक वाली प्रॉपर्टी, तो कैसे लिखते हैं भाई, ऊपर लिख देते हैं आई जे एंड के, B1 और B2 का क्रॉस निकालना है। तो जो B1 और B2 के एलिमेंट है ना, यह है B1 और यह है B2, ठीक है। इनके एलिमेंटों को एक एक लाइन वाली लिख दो। देखो पहला वाला जो है उसके आई जे और के क्या क्या है गुणांक, तो आप देखोगे आई के साथ 1 है, जे के साथ -2 है, के के साथ 2 है। आप बोलोगे आई के साथ 1 कहाँ है भाई, 1 तो दिखाई नहीं दे रहा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 मानते हैं भाई, ठीक है। आई के साथ 1, जे के साथ -2, के साथ 2, तो इनको लाइन वाली से यहाँ पे लिख दो, आई के साथ 1 1 -2 एंड 2, ये तो है B1। इसके बाद आपने निकालना है क्या, इसके बाद आपने निकालना है B2, B2 के गुणांक, ये B2 3 -2 -2 3 -2 -2। बस इसके बाद आपने क्या करना है, सारणिक खोल देना है किसी भी, ये जो ये आप ऊपर वाली लाइन दिख रही है, पहले मैं निकालूंगा आई, फिर लगाऊंगा 2 डंडी, फिर लगाऊंगा माइनस का जे, फिर लगाऊंगा 2 डंडी, फिर लगाऊंगा प्लस का के, फिर लगाऊंगा 2 डंडी। पता होगा आपको सारणी कैसे खोलते हैं, पहला वाला प्लस, बीच में माइनस, फिर प्लस, ठीक है। आई से मतलब आई की पंक्ति को छुपा देंगे, आई के स्तंभ को छुपा देंगे, जो बचेगा उसको वहां लिख देंगे, -2 -2 2 -2 -2 -2 2 -2 -2 2 और -2। इसी प्रकार अब बारी जे की है, जे की पंक्ति को छुपा दो, जे के स्तंभ को छुपा दो, जो बचेगा उनको लिख दो, 1 3 2 -2 1 3 2 और -2। इसी प्रकार के की बारी है, के की पंक्ति के स्तंभ को छुपा दो, जो बचेगा उसको लिख दो, 1 3 -2 -2 1 3 -2 और -2। अब सारणी को खोलना है, आई कैप कैसे खोलते हैं भाई, इसका इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -2 गुणा -2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और -2 गुणा 2 कितना हो जाएगा -2 गुणा 2 कितना हो जाएगा -4, लेकिन एक माइनस बीच में भी आता है, इस वाले को गुणा करने के बाद एक माइनस लगाते हैं, तब इन दोनों का गुणा करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है क्योंकि बच्चे माइनस छोड़ देते हैं, तो इन दोनों का गुणा किया तो प्लस का 4 आएगा, लेकिन एक बीच में माइनस आएगा, और -2 की 2 से गुणा आएगी तो -4 आएगा दोबारा से, ठीक है। तो ये आएगा भाई, आई का हो गया। अब जे का सेम, 1 की गुणा 2 से -2, बीच में माइनस, 3 की गुणा 2 से कितना आएगा 6, प्लस का के कैप, 1 की गुणा 2 से कितना आएगा
माइनस का 2, बीच में माइनस 3 के गुणा -2 से कितना, -6। ओके, फिर यहाँ से सीधा मैं निकाल लेता हूँ, हमारा B1 क्रॉस B2 भी निकल जाएगा यहीं से। B1 क्रॉस B2 पहला कितना आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 और 4 8, यानी 8 आई कैप, 8 आई कैप। इसी प्रकार 2 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 जे कैप। और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, यानी -2 + 6। इस बार माइनस करेंगे, -2 और ये प्लस माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा तो आएगा 4 के कैप। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें ऐसा है नहीं कि जो दिक्कत करे। दोनों चीज़ें अपन ने निकाल ली है, A2 - A1 भी निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 भी निकाल लिया। तीसरी चीज़ है B1 क्रॉस B2 का परिमाण निकाल लो। B1 क्रॉस B2 का परिमाण निकाल लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक। B1 क्रॉस B2 मैं अब दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीज़ों को। A2 - A1 हमने पहले निकाला था, देन हमने निकाला था B1 क्रॉस B2। ये आ रहा था 8 आई कैप + 8 जे कैप + 4 के कैप। ये आ रहा था माइनस का 10 आई कैप -2 -3 -2 -3 के कैप। ठीक है, फॉर्मूले में देखें तो हमको एक और चीज़ अभी निकालनी है, वो है B1 क्रॉस B2 का परिमाण। इसका परिमाण भी निकालना है। अभी परिमाण से मेरा मतलब है कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट निकालना पड़ता है तीनों संख्याओं का। 8 का भी स्क्वायर करेंगे, 8 का भी स्क्वायर करेंगे, 4 का भी स्क्वायर करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये आएगा भाई कितना, 64 64 और 16, 64 + 64 + 16 कितना आ जाएगा ये। B1 क्रॉस B2 का जो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड आएगा, 4 4 10 14 और कैरी गया 1, 6 6 12 और 1 13 और 144। 144 ही आ रहा है। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। तो B1 क्रॉस B2 का जो परिमाण है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है भाई। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख दो भाई, जो डिस्टेंस है यानी D, डिस्टेंस को D से दिखाते हैं। ठीक है, ये आता है B1 क्रॉस B2 का डॉट निकालना है। अभी आपको डॉट भी निकालना है वैसे, ठीक है, अभी सारी चीज़ें हुई नहीं है वैसे, तो सारी रिक्वायरमेंट हमने कर ली है, बस अब डॉट निकालना है, वो साथ में निकल जाएगा। B1 क्रॉस B2 का परिमाण, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो भाई। D B1 क्रॉस B2 कितना आया था, 8 8 8 आई कैप + 8 जे कैप + 4 के कैप। इसका डॉट निकालना है, डॉट निकालना है किसके साथ, डॉट निकालना है A2 - A1 के साथ। माइनस का 10 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप और अपॉन में रहेगा B1 क्रॉस B2 का परिमाण, यानी कितना आया था, 12 आया था। ठीक है, अब देखो ऊपर वालों का डॉट निकालना है। क्रॉस जब हम निकालते हैं तो सारणिक का इस्तेमाल करते हैं, डॉट निकालना बेहद आसान होता है। ठीक है, डॉट कैसे निकालते हैं, आई वाले नंबर का आई वाले नंबर से गुणा करना है। देखो उस वाले आई के साथ क्या है 8, इस वाले आई के साथ कितना है -10, तो 8 गुणा -10। डॉट वाले के साथ हम आई जे के का इस्तेमाल नहीं करते, केवल नंबर आता है बस, प्लस इस वाले जे के साथ कितना है 8, इस वाले जे के साथ कितना है -2, बस जोड़ते रहो। उस वाले के साथ कितना है 4, इस वाले के साथ कितना है -3, बस हो गया, यही है, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। नीचे तो 12 है भाई, बस हो ही गया सॉल्व, काट पीट के जितना आएगा वही है न्यूनतम दूरी। -80 -16 -12 बटे 12, 6 2 8 8 और 1 9 और 1 10 माइनस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मॉड भी होता है, ओके, मॉड भी चल रहा होता है। -8 अपॉन में 12। ठीक है, अब क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ये जो माइनस है ना ये हट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा,
और ये हो जाएगा 108/12, और 12 कितनी बार काट रहा है इसको, 9 बार, 12 9 108 होता है। तो यानी जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है आपका, 9 इकाई, 9 यूनिट, 9 यूनिट, 9 इकाई। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो भाई ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का आ सकता है, अब सवाल ये है। न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, न्यूनतम दूरी का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा ये है, ये आपके लिए 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, किस्मत अच्छी रही तो 3 से ज़्यादा का भी आ सकता है। ठीक है, मिनिमम 3 का तो चाहिए, मिनिमम 3 का तो आएगा, तो इतना इसमें थोड़ा बहुत काफ़ी काफ़ी लिखाई पीढ़े का काम है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदु 1,2 और -4 से गुजरने वाली दोनों रेखाओं दो दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। देखो ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो भाई, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है भाई। तो सदिश समीकरण का जो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यही तो होता है सदिश समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला। यहाँ पे ए क्या है, ए है उस सदिश का पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश जो बिंदु से होकर गुजरता है। अच्छा, यहाँ पे बिंदु दिखाई दे रहा है कहीं पे, ये बिंदु दिखाई दे रहा है, तो इसी को आई जे के की फॉर्म में लिख दो, यही होता है हमारा ए। आई जे के की फॉर्म में लिख दो इसको। ठीक है, बिंदु क्या दे रखे हैं आपको, बिंदु दे रखे हैं आपको 1,2,-4। तो इसी बिंदु से ए बनाया जाता है, बहुत इजी होता है, इसी बिंदु से ए वेक्टर बनाया जाता है। इनके साथ आई जे के लगा दो क्रमशः, आई 1 के साथ लगाएंगे तो 1 के साथ आई, प्लस 2 के साथ कितना लगेगा जे, और ये हो जाएगा -4k। यही है आपका क्या, वेक्टर ए। वेक्टर ए तो बहुत इजी होता है, जो आपको बिंदु दे रखा होता है ना उसमें लगा दो सीधा आई जे के, वो आपका वेक्टर ए है। सवाल है वेक्टर बी का, वही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेक्टर बी कैसे निकाला जाता है। अब देखो यार, वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। ये बोल रहा है कि आपको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जो इन दोनों रेखाओं पर लंब होगा, इन दोनों रेखाओं पर लंब, ऐसा सदिश जो दो रेखाओं पर लंब होता है, दो रेखाओं पर क्या हो, लंब होगा। तो अगर आपने 10वें चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, तो दो रेखाओं पर दो रेखाओं पर अगर आपको लंब सदिश ज्ञात करना है तो कौन होता है वो असल में उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है बस। ये दो रेखाएं हैं, इन पर जो लंब होगा वो किस तरफ होगा, ये आपकी तरफ, ये ऐसा, इन दोनों पर जो लंब सदिश होगा वो आपकी तरफ आ रहा होगा ना। मैं हवा में तो बना नहीं सकता, उसको दिखाने के लिए ऐसा दिखा दिया जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है, वो तो हवा में आ रहा होता है। ठीक है, जैसे ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स और वाई पर जो लंब होता है वो कौन होता है, जेड होता है, जेड वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। उसको बस कॉपी में नहीं बना सकते, तो कॉपी में उसको ऐसा बनाया जाता है टेढ़ा सा इस साइड। तो भाई आपको जब भी ऐसा बोला हो कि आपको दो रेखाओं पर लंब सदिश निकालना है, यानी हमको बी निकालना है भाई, बी, ये बी कैसे निकालेंगे, बी को निकालने के लिए आपको इन दोनों रेखाओं के लंब सदिश निकालना है, और लंब सदिश निकालने के लिए उन दोनों का क्रॉस निकालना होता है, सिंपल बस। दो समीकरणों का अगर आपको लंब सदिश निकालना है तो उन दोनों का क्रॉस निकाल दो। ठीक है, तो सीधा क्या करेंगे, क्रॉस निकाल देंगे इसका, यहाँ पे लिख दो। अच्छा, ये आपको पता है ये A1 है, ये आपको पता है ये A2 ये B1 है, ये है आपका C1, और ये है आपका A2 B2 और C2। सही है, तो अगर मैं इस रेखा को मान लूं x और इस वाली रेखा को मान लूं y, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे निकालना होगा। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना होगा मुझे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई, अभी मैंने आपको बताया था, सिंपल है। क्रॉस इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि क्रॉस ही वो होता है जो परपेंडिकुलर होता है, ये सब बारे में हम 10th चैप्टर में बात करी थी। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो बस यहाँ पे वैल्यूज डाल दो यार, आई जे के, A1 A2 A1 B1 C1 कितना है, 3 -16, 3 -16 7, A2 B2 C2 3 8 5, 3 8 और माइनस का 5, जैसे हमने अभी किया था जैसे वैसे ही करेंगे, आई के साथ, देन जे के साथ, देन प्लस के साथ।
एक एक करके पंक्तियाँ छुपाओ, स्तंभ छुपाओ। आई की बारी, आई का पंक्ति, ये स्तंभ छुपाएंगे तो 16, 8, 7 और -5। 16, 8, 7 और -5। फिर जे की बारी है, जे की पंक्ति और जे के स्तंभ को छुपाएंगे तो 3, 3, 7 और -5। 3, 3, 7 और -5। फिर के की बारी, के की पंक्ति, के स्तंभ को छुपाएंगे तो 3, 3, -16 और 8। 3, 3, -16 और 8। तो ये जो हमारी समीकरण बनेगी वो बनेगी आई कैप, क्या 16 पंजे कितना, 16 पंजे कितना 80, माइनस का 80 और बीच में माइनस, और 8 सत्ते 56। सही है, 16 पंजे माइनस का 80 क्योंकि 5 माइनस का था, बीच में एक माइनस आता है, और 8 सत्ते 56, 8 7 56, माइनस का जे कैप, 5 दिया माइनस का 15, बीच में एक माइनस आता है, और 7 दिया 21, प्लस का के कैप, 8 दिया कितना 24, बीच में एक माइनस आता है, और 16 तिया कितना होता है 48, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि 16 माइनस का है, तो 16 तिया 48। ठीक है, तो आपके पास जो वेक्टर बी बन जाएगा, वेक्टर बी भी बन जाएगा, ये वेक्टर बी ही तो बन रहा है, ये असल में क्या है, ये वेक्टर बी ही है, ये वेक्टर बी निकाल रहे हो आप। ये वेक्टर बी क्या है, जो इन दोनों पर लंब है, और लंब सदिश असल में होता क्या है, उन दोनों के दिक् अनुपातों क्या क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, बस सिंपल। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो जाएगा भाई। कितना आएगा 6, 8 और 5 13, माइनस का 136 आई कैप, माइनस का 136 आई कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस ये ये माइनस और माइनस माइनस ही आएगा 36, और माइनस एक माइनस बाहर भी है तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस का 36 जे कैप, और लास्ट वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ही आएगा ये भी। कितना हो जाएगा ये 8 और 4 12, 48, 12 कितना हो जाएगा ये 72, 72 के कैप। तो आपके पास बी भी निकल गया। तो आपकी जो समीकरण होगी, जो आपको जो निकालना है, वो इस फॉर्मेट में रख दो। ए की वैल्यू पहले ही दे रखी थी हमको, बी ने हमने निकाल दिया, यहाँ पे डाल दो, बस हो गया। ए कितना है भाई, ए है 1 आई कैप, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप आई कैप भी लिख सकते हो। 1 आई कैप, 2 जे कैप, माइनस का 4 के कैप, माइनस का 4 के कैप, प्लस लैम्डा, माइनस का 136 आई कैप, प्लस का 36 जे कैप, प्लस का 72 के कैप। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, रिवाइज करिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपके 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सारे ही, बल्कि ठीक है सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है बहुत ईजी और है भी बहुत छोटा, तो छोटा है चैप्टर होने के कारण इसके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे को छोड़ करके। लेकिन विविध प्रश्नावली में आपने सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जितने भी हमने आज किए हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो उसका जो डाउट या होगा वो आपको कमेंट में कर देना है। भाई आपको कोई डाउट रहा होगा किसी क्वेश्चन के दौरान, तो डाउट अपने कमेंट में बताना है। ठीक है, यही था आज के लिए, यह क्लास होती है ख़त्म। ठीक है, ओके। इस क्लास की जो पीडीएफ है या इस चैनल से रिलेटेड हर क्लास की पीडीएफ आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम जो ग्रुप है, साइंस दीवाने विद्याकुल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, साइंस दीवाने विद्याकुल। और अगर आपको कोई भी समस्या हो पीडीएफ से रिलेटेड तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपना फीडबैक वगैरह भी कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सभी का, जितने बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे शुरू से लेकर अंत तक, सभी का धन्यवाद। जितने बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे, आशा है आपको समझ में आया होगा भाई, जितनी भी चीज़ें हमने आज करी है, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी करे। आई होप आपके ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन गए होंगे खुद ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, तो अब मिलेंगे किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, किसी और जानकारी से भरी भरपूर वीडियो में। और आगे ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद।